जैसा कि हम संगीत की बात कर रहे थे और हम कल अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाने भी वाले हैं, तो इसी चर्चा को आगे हम ले जाते हुए आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत और लोक संगीत के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा ये भी बताना ज़रूरी है कि संगीत जो है वो एक जिसे कहा जाता है कि विश्व की एक भाषा है संगीत। और संगीत के द्वारा चाहे बोलचाल की भाषा में किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन संगीत की भाषा सभी समझते हैं। पाश्चात्य संगीत में मोज़ार्ट, बाक, बीथोवन जैसे महान कलाकार हुए जिनकी संगीत की रचनाएं जो हैं आज भी जो है हृदय को जो है स्पंदित करती हैं। और हम चाहे हमने पाश्चात्य संगीत नहीं भी सीखा तब भी हम उसका आनंद जो है अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं। और इसी प्रकार से संगीत के हम भारतीय संगीत की बात करते हैं तो कर्नाटक संगीत की बात करें, वो भी अपने आप में बहुत एक सुंदर विधा है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी का नाम किसने नहीं सुना। भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी की रचनाएं जो हैं प्रातःकाल सुने तो अपने आप में एक अलग तरह का आनंद प्राप्त होता है। और इस प्रकार से कर्नाटक क्षेत्र में बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने कि कर्नाटक संगीत को जो है विश्व स्तर पर जो है वो पहुंचाया। और देखा जाए तो संगीत चाहे वो पाश्चात्य हो या लोक संगीत हो, किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी प्रांत का, या कर्नाटक संगीत हो या हिंदुस्तानी संगीत हो, इन सब प्रकार के संगीत में उन्हीं 12 स्वरों का ही खेल है। यानी उन 12 स्वरों का आनंद हम अलग अलग तरह से उठाते हैं। एक तरह से कहा जाए ये एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल हैं और उन फूलों की सुंदरता जो है उसको हम देखते ही उसका अनुभव करते हैं। तो संगीत के स्वरों को सुनते ही उसका अनुभव हम करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख़ास तौर पर ध्रुपद, धमार और ख्याल, ये 3 प्रकार की जो विधाएं हैं ये आती हैं। ध्रुपद मध्यकाल भारतीय इतिहास का लिया जाए तो वहाँ उस समय ध्रुपद और धमार बहुत ही प्रचलित शैलियाँ रही हैं। मियाँ तानसेन की बात हम करते हैं तो वो स्वयं बहुत बड़े बीनकार और ध्रुपदीय थे। तो ध्रुपद और धमार ये अपने आप में विशिष्ट विधाएं हैं जिनको कि आज भी हम कहें कि आज उसके बाद ख्याल आया एग्जिस्टेंस में, तो ख्याल ध्रुपद शैली को ही फॉलो करता है। ध्रुपद जैसे शब्द अपने आप में बताता है, ऐसा पद जो ध्रुव हो यानी अटल हो, यानी ऐसी गायन शैली या ऐसी विधा जिसमें कि जो नियम हैं उनको बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो किया जाता है जिस प्रकार से उनको स्थापित किया गया है। ज़रा सा भी इधर उधर फेरबदल नहीं किया सकता। यानी जो जिस प्रकार से ध्रुपद की नियमित निर्मिति हुई है, जिस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है, उसका विस्तार या उसकी उपज, उसको गाने का तरीका, बीन पर जो बीनकार इस शैली को वादन करते हैं वो बिल्कुल उसी नियम के तहत ही होनी चाहिए। और ध्रुपद जो है वो अधिकतर भक्ति रस से ओतप्रोत है। धमार ऐसी गायन शैली है जो कि धमार अपने आप में होरी का वर्णन करती है, यानी कि राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है वो धमार गायन शैली में मिलता है। धमार शैली जो है धमार ताल 14 ताल मात्रा की, उस पर ही धमार जो है वो गाई जाती है ये शैली। और ध्रुपद और धमार में अपने आप में जो नियम है उन नियमों को हम इधर उधर नहीं कर सकते। इसके बाद आती है ख्याल शैली। हम आपको इन सभी का उदाहरण जो है थोड़ा बहुत आगे बताएंगे। ख्याल शब्द कहता है ख्याल का, यानी कल्पना, यानी सोच, यानी एक विचार। तो ख्याल अपने आप में एक कल्पना को स्थान देने वाली एक गायन शैली है। यानी ध्रुपद से प्रेरित होकर ही उत्पन्न एक ऐसी गायन शैली जिसमें कि
कल्पनाशीलता या क्रिएटिविटी जो है उसकी भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ख्याल शैली के अंतर्गत हम विलंबित और द्रुत ख्याल जो है वो मध्यलय के ख्याल भी काफ़ी प्रचलित हैं। यानी कि जहाँ पर शास्त्र पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कल्पनाशीलता या राग में, जिस भी राग में ख्याल को गाया जा रहा है, उस राग के नियमों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कल्पनाशीलता को हम वहाँ पर पूरा स्थान देते हैं, ऐसी गायन शैली जो है उसको ख्याल कहा जाता है। और ख्याल में कल्पनाशीलता की बात करें तो ख्याल के विषय जो हैं वो एकमात्र भक्तिप्रद नहीं है, या वहाँ पर हम कहें कि हर प्रकार का विषय जो है वो ख्याल के लिए उपयुक्त माना गया है। यानी किसी भी रचना को करते कोई भी विषय हम ले सकते हैं। ये 3 शैलियाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य तौर पर हैं। इसके बाद हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय संगीत जो है, इन शैलियों में ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी और टप्पा, ये शैलियाँ जो हैं ये प्रचलित हैं। आइए थोड़ा बहुत हम इसका उदाहरण आपको देते हैं, जिसमें आप धीरे धीरे उसका, जो मैंने आपसे एक बात कही है, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप जो है वो उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत में आप देखिए, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, कौन नहीं जानता उनको, उन्होंने शास्त्रीय संगीत को, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर तक पहुंचाया। शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत में गायन और वादन 2 प्रकार जो हैं प्रचलित हैं। गायन में कंठ संगीत, जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है। वादन में जो वादन किया जाता है, जो रचनाएं की जाती, तो ख्याल के संदर्भ में देखा जाए तो विलंबित और द्रुत ख्याल जो है ख्याल में प्रचलित है। लेकिन जब हम वादन में देखते हैं, सितार या सरोद, इन वाद्यों में मसीद खानी गत और रज़ा खानी गत, यानी जो कुछ भी बजाया जाता है उसको गत कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं हम ये ख्याल प्रस्तुत करने जाते हैं, वहाँ गत पर जो है वो शब्द प्रचलित है। मसीद खानी गत यानी विलंबित रचना, और रज़ा खानी गत यानी आपकी द्रुत रचना। और ये वादन शैलियाँ भी गायन शैलियों की तरह उतनी ही प्रचलित हैं विश्व स्तर पे। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। उपशास्त्रीय संगीत, यानी जहाँ पर शास्त्रीयता भी है और थोड़ा बहुत जो है आनंद लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके नियमों में हम बदलाव भी कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है, याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। सुगम संगीत यानी जो बहुत सुगम हो, जिसमें कि नियमों की इतनी जटिलता नहीं है, केवल आनंद लेने के लिए रचनाएं की जाती हैं। और सुगम संगीत में गीत, गज़ल, भजन, ये जो है अलग अलग शैलियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। अगली आती है लोक संगीत। लोक संगीत यानी लोगों का संगीत, जैसे मैं पहले आपको विस्तार से बताया। तो संगीत जो है, हम भारतीय परिदृश्य में यदि देखें तो उत्तर भारतीय संगीत के उसमें तो हमको ये प्रकार जो है भी मिलते हैं।
यही प्रकार जो कहा जाए, क्योंकि हम भारतीय संगीत की बात कर रहे हैं, यदि हम पाश्चात्य संगीत की बात करें वहाँ पर भी कंट्री म्यूज़िक के नाम पर जो है फोक म्यूज़िक यानी लोक संगीत जो है वो प्रचलित है। वैसे भी देखा जाए कि मनुष्य तो जिज्ञासु है, मनुष्य धीरे धीरे जो है किसी भी चीज़ में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयोग करता है, और हर प्रयोग जो है वो जननी है नए आविष्कारों की। तो इस प्रकार से संगीत में भी ये बातें जो हैं बिल्कुल सही बैठती हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, थोड़ा सा और विस्तार से इसको देखते हैं कि इसमें मध्यकाल में एक गायन शैली जो है वो प्रचलित रही, वो है ध्रुपद। और ध्रुपद यानी ध्रुव पद, ऐसा पद जो अटल हो, जिसमें नियमों की जो है वो बहुत अधिक महत्ता है, नियमों में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। ध्रुपद जो है मध्यकाल में प्रचलित हुआ, और राजा मानसिंह तोमर उन्होंने एक ग्रंथ जो है मान कुतूहल उसकी रचना की, जिसमें कि ध्रुपदों का संग्रह है। जो बड़े बड़े उस समय के विद्वान कलाकार लोग थे उनके ध्रुपदों का संग्रह मान कुतूहल में है। और इसके बाद मध्यकाल में मियाँ तानसेन ने तो ध्रुपद परंपरा को आगे बढ़ाया ही बढ़ाया है। ये तब से ध्रुपद शैली जो है आज तक अपनी उसी प्योरिटी, उसी शुद्धता के साथ जो है आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद आती है धमार शैली। ध्रुपद और धमार ये दोनों शैलियाँ मध्यकाल में जो है बहुत अधिक, अपने कहा जाए कि स्वर्ण युग था उस समय, तो बहुत अधिक प्रचलित थी और आज भी हैं। ये दोनों शैलियों में जैसे मैंने कहा कि नियमों में जो है किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं हो सकती थी। इनके विषय जो थे वो भक्तिप्रद थे, और जहाँ पर श्रृंगार की बात करते हैं, श्रृंगार का केवल मात्र एक ही स्वरूप जो है वो आपको कहीं होरियों में जो है धमार में मिलता है, वरना भक्ति रस इसका मेन वो था, विषय था। इसके अलावा राग के लक्षणों के बारे में भी ध्रुपदों में मिलता है, या हम कहें कि जो बादशाह राजा महाराजा हुआ करते थे उनके विषय में भी कुछ ध्रुपद मिलते हैं। कुछ ध्रुपदों में जो है संगीत के भेदों के बारे में, यानी संगीत, भारतीय संगीत के जो गूढ़ रहस्य उनके बारे में भी ध्रुपदों में वर्णन किया गया उसके साहित्य में। कुछ ध्रुपदों में जहाँ पर युद्ध का या वीर रस से ओतप्रोत भी जो हैं कुछ ध्रुपद हैं। धमार का जैसे मैंने आपको विषय बताया कि होली से संबंधित या राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो है धमार विषय रहे हैं। ये दोनों जो शैलियाँ थी, इनमें आरंभ में नोम तोम का आलाप किया जाता था, यानी कुछ मंत्र थे जिनको कि आलाप के रूप में जो है उसको प्रस्तुत किया जाता था, और जो पद था उसके विषय के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें ध्रुपद धमार में जो वर्तमान समय की जो गायन शैलियाँ अन्य प्रस्तुत हैं उसकी तरह तान और आकार में आलाप जो था वो नहीं हुआ करता था। इसकी जगह उपज जो है वो उसका बाहुल्य था और उपज ही की जाती थी, और इसके इन गायन शैलियों के वादन के साथ संगत के रूप में पखावज का जो है प्रयोग किया जाता था। किसी प्रकार की कोई तान इसमें प्रयोग नहीं थी। सरगम में या किस तरह से सरगम को बोलते हुए जो है बढ़त करना वो इसमें निषिद्ध था। इसके गाने का अपना एक तरीका है जिसको कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ध्रुपद धमार की जो गायक कलाकार है, विद्वान संगीतज्ञ हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद आता है ख्याल।
ख्याल जैसे शब्द अपने आप में बताता है कि ख्याल यानी एक सोच, एक आइडिया, एक विचार, अपनी एक कल्पना। तो ख्याल जो है वो ध्रुपद से ही प्रेरित होकर जो है ख्याल बना है। ऐसा माना जाता है कि सदारंग जो है उन्होंने सदारंग अदारंग इन लोगों ने ख्याल जो है ये गायन शैली इसका आविष्कार किया और इसको मोहम्मद शाह रंगीले जो उस समय मुग़ल बादशाह थे उनके सामने अपने शिष्यों के द्वारा इसको प्रस्तुत करवाया और वो इतना पसंद किया गया कि उसके बाद से ख्याल गायन शैली जो है वो धीरे धीरे जो है वो बहुचर्चित हो गई और बहुत उसको पसंद किया जाने लगा। और इस प्रकार से ख्याल तब से जो है ख्याल गायक या ख्याल गायकी जो है वो प्रचलित हुई। आज के दौर में भी ख्याल गायकी जो है वो बहुत पॉपुलर है और बहुत विद्वान, जैसे कि आपने अभी उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ान साहब को सुना, उस्ताद अमीर ख़ान साहब जैसे दिग्गज जो हैं वो ख्याल शैली में अपना उनका एक बहुत आदरणीय उनका नाम है। और ख्याल गायन शैली जैसे मैंने कहा कल्पना या क्रिएटिविटी, तो किस प्रकार की कल्पना, यानी राग के शास्त्र में या राग की शुद्धता में किसी प्रकार की कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ख्याल का मतलब है कि विषयों को अलग अलग लेके अलग अलग विषयों पर ख्याल की रचनाएं की जा सकती हैं। और ख्याल में आकार में आलाप या बोल आलाप, ख्याल के बोलों को लेके आलाप करना, तानों का प्रयोग होना, बोल तानों का प्रयोग होना, और ख्याल को जब गाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से जो है प्रस्तुति में अलग अलग तरह से उपज जो है वो की जा सकती है। लेकिन ख्याल भी जो है वो ध्रुपद की शैली को ही, क्योंकि उसी से प्रेरणा लेके ख्याल बने हैं, तो उनको ही वो अपना आधार मानते हैं। ख्याल 3 प्रकार के हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत ख्याल। तो ये ख्याल की जो परंपरा है ये आज भी बहुत सुंदर तरीके से उसी प्रकार से प्रवाहित हो रही है। अब हम आते हैं उपशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। सेमी क्लासिकल यानी कि हम शास्त्रीय संगीत के जो रागों के की जो नियम है वो तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भावों की अभिव्यक्ति, क्योंकि भाव प्रधान है, भावों की अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। ठुमरी गायन शैली इसमें काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा दादरा, चैती, ये भी एक बहुत सुंदर गायन शैली है। कजरी,
इसके अलावा टप्पा गायन शैली भी उपशास्त्रीय संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण शैली है। तो ये तो थे उपशास्त्रीय संगीत के अलग अलग प्रकार। और उपशास्त्रीय संगीत, जैसे मैंने कहा कि भी भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो महत्व रखती है। और कुछ कुछ जो उपशास्त्रीय शैलियाँ हैं गाने की, जैसे टप, चैती है, कजरी है, ये लोक संगीत से भी जुड़ी हुई हैं। तो ये तो उपशास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत की बात थी। इसके अलावा हम सुगम संगीत की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि गीत, गज़ल और भजन ये सुगम संगीत के अंतर्गत आता है। लोक संगीत की बात मैंने आपसे कही कि लोगों का संगीत जो है वो लोक संगीत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत चाहे शास्त्रीय हो, चाहे उपशास्त्रीय हो, चाहे सुगम हो या लोक संगीत हो, सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि चित्त का रंजन करे, यानी आनंद की अनुभूति दिलाए, यानी आनंद प्रदान करे। और मनुष्य को आनंद संगीत के द्वारा ही प्राप्त होता है, या उसका आनंद प्राप्त होने का एक माध्यम है। ललित कलाओं में इसीलिए संगीत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे कि मनुष्य अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है। और संगीत के द्वारा न केवल भावों की अभिव्यक्ति, न केवल आनंद की अनुभूति, बल्कि संगीत के द्वारा बहुत से रोगों में भी उपचार जो है वो हो सकता है। तो संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग है। आइए संगीत को जीवन में अपनाएं, आइए संगीत का आनंद लें। और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगीत के द्वारा आप भी इस विश्व में प्रेम का जो है संचार करें, प्रेम को बढ़ाएं, आनंद को बढ़ाएं। इसी के साथ ये व्याख्यान मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।